अब तक हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा और उसकी विषय सामग्री के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी का टॉपिक है अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति से तात्पर्य ये है कि जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो हमको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि वो उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है। मतलब वो कला है कि विज्ञान है, मतलब हम उसको कला के दृष्टि से पढ़ेंगे कि विज्ञान की दृष्टि से पढ़ेंगे, यही होती है अर्थशास्त्र की प्रकृति। उसके बाद विज्ञान भी दो श्रेणी में बांटा जाता है कि ये वास्तविक विज्ञान है कि आदर्श विज्ञान है। इन सब बातों का अध्ययन अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत हम करेंगे। वास्तविक मतलब जो कारण और परिणाम में संबंध बताता है, और आदर्श विज्ञान का मतलब ये है कि वो विज्ञान ये भी बताता है कि क्या होना चाहिए। तो इन सभी बातों का अध्ययन इस टॉपिक में किया जाएगा। और किसी भी विषय को अगर पढ़ना है तो प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर हम प्रकृति जानेंगे तभी हमको पता चलेगा कि उसकी विषय वस्तु क्या है और उसकी सीमाएं क्या है, उससे क्या क्या लाभ जो है वो प्राप्त हो सकते हैं और कहाँ कहाँ हम उस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान अगर मानते हैं तो विज्ञान किसको कहेंगे। पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम विज्ञान किसे मानते हैं। तो विज्ञान जो है, जब हम किसी भी विषय का क्रमबद्ध सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं तो उसको हम विज्ञान मानते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के अध्ययन कर लिया जाए। इसके कुछ चरण होते हैं, उसका पालन करते हुए जब अध्ययन किया जाता है तो उसे विज्ञान कहते हैं। एक अर्थशास्त्री ने कहा कि इसमें कहना चाहिए बहुत सारे तथ्यों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। तथ्यों को एकत्रित केवल कर लेने से ही विज्ञान नहीं होता। अगर हम कुछ आंकड़े इकट्ठा कर लें तो वो विज्ञान नहीं है, लेकिन तथ्यों को एकत्रित करना विज्ञान का एक चरण है। तो जब भी हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो उससे संबंधित जानकारी, सूचनाएं, जो तथ्य जो हैं वो उसको इकट्ठा कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम ये अध्ययन करते हैं कि कहना चाहिए चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, तो उससे संबंधित जानकारी पहले एकत्रित करेंगे। फिर दूसरा तरीका होता है कि तथ्यों को मापने का प्रयास किया जाता है कि वास्तव में जो तथ्य हमने एकत्रित किया वो सही है या नहीं है, उसको मापने का मेज़रमेंट होता है। विज्ञान में हर चीज़ का मेज़रमेंट होता है। जैसे पानी का फॉर्मूला है H2O, तो उसके परमाणु में हम ये जानते हैं कि 2 इकाई जो है वो हाइड्रोजन की होती है और 1 इकाई ऑक्सीजन की होती है। तो यहाँ पैमाना रहता है, इसका मापदंड रहता है कि इतना ही रहेगा, उसको मापा जाता है। और हर चीज़ का मापदंड है, जैसे दूरी को किलोमीटर में हम माप सकते हैं, वजन को हम किलोग्राम में मापते हैं। ऐसे बहुत सारे मापदंड होते हैं जो विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं। फिर है क्रमबद्ध अध्ययन करना होता है, सिस्टमेटिक अध्ययन करना होता है हमको। सिस्टमेटिक अध्ययन का मतलब ये कि जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो शुरुआत से लेके अंत तक एक क्रम बना रहता है कि पहले ये करना फिर ये करना है। वैसे क्रमबद्ध तरीके से विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। और विज्ञान के जो नियम होते हैं, मतलब ये जो अध्ययन होता है उसका जो परिणाम होता है वो सार्वभौमिक होता है, मतलब सभी जगह लागू होता है। जैसे चंद्र ग्रहण का जो कारण है वो इंडिया में भी वही कारण होगा और पूरे धरती का भी वही कारण होगा, क्योंकि वो सार्वभौमिक है, सभी जगह लागू होता है। और जैसे पानी का फॉर्मूला हर जगह वही रहेगा, चाहे आप गंदा पानी लो चाहे अच्छा पानी लो, जो उसका सूत्र है वो वही रहेगा, उसका मापदंड वही रहेगा। इसको कहते हैं सार्वभौमिक। और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है पश्चिम में डूबता है, तो ये भी अकाट्य सत्य है। ऐसे सत्य निकल के विज्ञान में आते हैं। तो विज्ञान होने के लिए किसी विषय में 4 बातों का होना आवश्यक है। पहला है तथ्यों को एकत्रित करना, दूसरा है तथ्यों को मापने का प्रयत्न करना, तीसरा है क्रमबद्ध अध्ययन करना, और चौथा है नियमों की सार्वभौमिक सत्यता की जांच करना। तो आइए देखते हैं कि अगर ये मानदंड है तो क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो पहले हम पक्ष में तर्क देखेंगे कि हाँ,
अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान है। पहला इसमें क्यों है विज्ञान? पहला ये है कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे आर्थिक सिद्धांत हैं जो कि वैज्ञानिक नियमों के बराबर होते हैं और इनकी रचना में वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग होता है। यहाँ पे मनुष्य के क्रमबद्ध व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हम कीमत नीति का मांग पे प्रभाव देखेंगे तो हम देखेंगे कि कीमत बढ़ती है तो मांग कम होगी, कीमत कम होगी और तो मांग बढ़ेगी। अगर अन्य बातें समान रहे तो ये मनुष्य का व्यवहार है। यहाँ पे नियम ये निकला, कौन सा? मांग का नियम। तो जैसे वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग किया जाता है तो एक निश्चित नियम बन के आता है, वैसे ही इसमें भी होता है। इसमें भी कहना चाहिए कि कारण और परिणाम में संबंध पाया जाता है। कारण और परिणाम में संबंध का मतलब ये है कि अगर कोई कहना चाहिए कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कारण और परिणाम का संबंध होता है। जैसे अगर हम कहना चाहें कि मैंने मांग के नियम का उदाहरण लिया कि मांग के घटने और बढ़ने का कारण जो है वो मुख्यतः कीमत है, आय है, ये सब चीज़ें हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं। फिर इसमें क्या होता है, तीसरी बात ये है कि सिद्धांतों का निर्माण होता है। जब कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है तो नए नए सिद्धांत जो हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो कि वैज्ञानिक नियमों की तरह हैं। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आगे। फिर है इसमें भी तथ्यों का क्रमबद्ध विश्लेषण होता है। उसके लिए आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और क्रमबद्ध मतलब जैसे हम लोग आर्थिक क्रिया के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो पहले उपभोग का अध्ययन करेंगे, फिर उत्पादन का, फिर विनिमय का, फिर वितरण का, फिर राजस्व का। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्रमबद्ध इनका अध्ययन जो है वो किया जाता है। ऐसे कई नियम हैं जो क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे जिनका अध्ययन किया जाता है। इसमें भी सार्वभौमिक सत्य है। इसमें कई ऐसे सिद्धांत हैं जैसे उपयोगिता राशि नियम आप लोग पढ़े होंगे पहले की क्लासेस में भी, अभी भी पढ़ेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं धीरे धीरे उसकी उपयोगिता जो है वो कम होती जाती है। चाहे आप कोई पिक्चर एक ही बार एक ही समय में बार बार देखते हैं तो वो फिर धीरे धीरे नीरस लगने लगती है, या कोई गाना है, भोजन है, कोई से भी जो उपयोगिता राशि नियम है संगीत के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में ये जो नियम है वो लागू होता है। तो ऐसे कई नियम हैं जो सार्वभौमिक हैं, मतलब हर जगह लागू होते हैं। मांग और पूर्ति का नियम है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो सार्वभौमिक सत्यों का प्रतिपादन करते हैं। फिर इसमें मुद्रा का मापदंड है। जैसे विज्ञान उसको माना जाएगा जिसका मापदंड निश्चित हो। तो हम यहाँ हर कहना चाहिए विषय वस्तु को मुद्रा से मापते हैं, मुद्रा के रूप में उसका मूल्यांकन करते हैं, मुद्रा के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं। तो मुद्रा का मापदंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ मापदंड कुछ नहीं है। भविष्यवाणी की शक्ति, जैसे विज्ञान के नियम भविष्यवाणी करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी है या और किसी वैज्ञानिक घटना की भविष्यवाणी है, वैसे भी अर्थशास्त्र में भी भविष्यवाणी की जाती है। जैसे अभी इतनी बड़ी महामारी फैली है तो ये भविष्यवाणी हो रही है कि भविष्य में तो अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और डगमगा रही है। तो ये सब भविष्यवाणियाँ अर्थशास्त्र में भी संभव है, जैसे विज्ञान में संभव है, और ये भविष्यवाणी एकदम सटीक होती है। यहाँ तक कि प्रतिशत में दर्शा दिया जाता है कितने प्रतिशत बेरोजगारी होगी, कितना उत्पादन कम होगा, कितना विनियोग कम होगा, ये सभी बातें निश्चित रूप से बताई जा सकती हैं। तो जहाँ सब कुछ निश्चित और क्रमबद्ध है वो विज्ञान है। तो जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि अगर इन बिंदुओं को माना जाए तो अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। लेकिन कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो पूरी तरह सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं कि कुछ मानते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है और कुछ मानते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि जब बहुत तेज़ी से अर्थशास्त्र का विकास हो रहा है तो ये नहीं माना जा सकता कि कोई एक मत हो। बहुत सारे इसमें विभेद हैं, बहुत सारे मतभेद हैं जो ये मानते हैं, आपस में चर्चा होती है कि विज्ञान है या नहीं है। दूसरा जो है कुछ लोग विरोध करते हैं कि जैसे निश्चित नियम विज्ञान में हैं
वैसे निश्चित नियम जो है वो अर्थशास्त्र में नहीं है, वो बदलते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं हम कह सकते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक विज्ञान होता है वो जड़ पदार्थों पे किया मतलब पर आधारित होता है। जड़ पदार्थ जो जो मनुष्य के वश में है, तो थोड़ा बहुत अंतर आता है। और जो अर्थशास्त्र है वो मानव के व्यवहार से संबंधित है, तो वो निश्चित नहीं हो सकता। लेकिन इस तरीके से हम ये नहीं मान सकते कि वो विज्ञान नहीं है। आंकड़े बदलते रहते हैं। आंकड़े बदलते रहते का मतलब ये है कि विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें जो निश्चित रहती, पर अर्थशास्त्र में आंकड़े तो बदल जाते हैं, और जब आंकड़े बदल जाते हैं तो परिणाम भी बदल जाता है। फिर यहाँ पे प्रयोगशाला में मनुष्य को बैठा के अध्ययन नहीं कर सकते, जैसे कि विज्ञान में वैज्ञानिक नियम या प्राकृतिक विज्ञान में किया जाता है कि अध्ययन प्रयोगशाला में किया जाता है, तो वैसा संभव नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि परिवर्तनशील है। जो मतलब परिवर्तनशील का मतलब ये नहीं वो आज कुछ और है कल कुछ होगा, यहाँ तक कि हर घंटे मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है, वो खुद नहीं जानता कि वो कैसा व्यवहार करेगा। तो इसको हम कैसे निश्चित मान लें, और जहाँ निश्चितता नहीं है वहाँ विज्ञान नहीं है, ऐसा आलोचक कहते हैं। फिर इन्होंने मुद्रा को मापदंड माना है। मुद्रा का खुद का मूल्य बदलता रहता है। जैसे आप 1 किलोमीटर में आप जानते हो कितने मीटर रहते हैं, वो नहीं बदलेगा, वो स्टैंडर्ड साइज पूरे दुनिया में लागू होता है। लेकिन मुद्रा का मूल्य पूरी दुनिया में एक नहीं है, अलग अलग है, बल्कि एक ही देश में मुद्रा का मूल्य जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो जिस चीज़ का खुद का मूल्य चेंज होता रहता है, उससे कैसे किसी का मापदंड उसको बना सकते हो। इसलिए आलोचना की जाती है कि भाई विज्ञान जैसी कुछ बातें जो हैं वो अर्थशास्त्र में नहीं दिखती, फिर हम उसको विज्ञान कैसे मान ले। तो ये आलोचकों का कहना था, लेकिन ये इतना ठोस नहीं है कि हम अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं माने, क्योंकि ये विज्ञान तो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो सार्वभौमिक हैं, अकाट्य हैं, जो प्रत्येक जगह पे लागू होते हैं। इसमें भी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। बस अंतर ये है क्योंकि ये मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है, तो उतना निश्चित नहीं है जितना कि प्राकृतिक विज्ञान निश्चित होता है। धन्यवाद। अगले टॉपिक पे मैं बताऊंगी कि अर्थशास्त्र विज्ञान तो है, लेकिन वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।